सो एक अच्छा खासा करियर है अगर आप प्रोसेस इंजीनियर बनना चाहते हो तो, ठीक है। लाइक आप सबने अपने कॉलेज में आगे जाके, बिकॉज यहाँ पे तो सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हो गए, सो आगे जाके आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, या फिर प्रोसेस डायनेमिक्स एंड कंट्रोल, ठीक है, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, ऑप्टिमाइजेशन। सो ये जो सब्जेक्ट्स है सबके सब, ये सब्जेक्ट आपको हेल्प करते हैं टू बिकम ए प्रोसेस इंजीनियर फ्रॉम ए केमिकल इंजीनियर। Having the knowledge of thermodynamics, mass transfer, heat transfer, fluid mechanics, CRE, okay, makes you a good chemical engineer. You can understand the process. But having the knowledge of IPC, optimization, modeling, simulation, and economics and mathematics, you can be a very good process engineer. मतलब आप सिर्फ प्रोसेस को समझोगे नहीं, प्रोसेस को डिजाइन भी कर पाओगे। जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर आप काम करते हो, उस सॉफ्टवेयर के पीछे की जो साइंस है उसको समझ पाओगे और उसको डिजाइन कर पाओगे, ठीक है। और ये जब किसी को आ जाती है तो वर्ल्ड वाइड उसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, बिकॉज इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में आज भी प्रोसेस इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है। सो अगर आप अपना करियर एज ए प्रोसेस इंजीनियर बनाते हो, अगेन प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर काफी सारी फील्ड है, प्रोसेस टेक्नोलॉजी है, पीएनआईडी के अंदर आप जा सकते हो, ओके, प्रिलिमिनरी एनालिसिस के अंदर जा सकते हो, डिटेल्ड एनालिसिस के अंदर जा सकते हो, प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर आर&डी के अंदर जा सकते हो, काफी सारी फील्ड है इसके अंदर भी, ठीक है। सो अगर आप अपना करियर आफ्टर द मास्टर्स या आफ्टर द बीटेक प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर बनाते हो, सो बहुत ही ज्यादा ब्राइट करियर है यहाँ पर, ठीक है। उसके लिए बस आपको क्या करना पड़ेगा कि जो अपनी मास्टर्स करोगे वो मास्टर्स प्रोसेस इंजीनियरिंग, कंट्रोल इंजीनियरिंग की लाइन में करना, या फिर अपने 2 साल के मास्टर्स में आप इन सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना, जिसमें कि आप सॉफ्टवेयर सीखो, लाइक दी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, सीएफडी के ऊपर आप काम कर रहे हो, प्रोमैक्स के ऊपर काम कर रहे हो, काफी सारे सॉफ्टवेयर्स है जो कि आईआईटीज में आप जिन पे काम कर सकते हो, और सब्जेक्ट्स ऐसे चूज करना अपने मास्टर्स में जिससे आप प्रोसेस इंजीनियरिंग की लाइन में जा सकते हो, ठीक है। आगे जाके अगर आप प्रोसेस इंजीनियरिंग की लाइन में जाते हो, अच्छा काम करते हो, सीखते हो, इसमें रेगुलर लर्निंग है। पीएसयू की जॉब एक मोनोटोनस जॉब है, एक बार हम सीख जाते हैं चीजों को तो हमें फिर डेली बेसिस पे वही रिपीट करना है। बट प्रोसेस इंजीनियरिंग की लाइन के अंदर हर रोज एक नया एडवेंचर है, हर प्रोजेक्ट एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है और अपने साथ बहुत सारी लर्निंग लेकर आता है। और गाइस, जहां पर लर्निंग होती है वहीं पर ग्रोथ होती है और वहीं पर अर्निंग भी होती है ना। सो प्रोसेस इंजीनियरिंग लाइन के अंदर आप बहुत आगे तक जा सकते हो, और अगर आपका सपना है कि मुझे बहुत आगे तक जाना है या बहुत सारा नेम, फेम और पैसा कमाना है, तो करोड़ का जो पोटेंशियल है वो इस लाइन के अंदर है। और कल को आफ्टर 5-10 ईयर्स जब आपके एक्सपीरियंस अच्छा है, ओके, आपकी टीम अच्छी है, मतलब कि आपके आसपास के जो लोग हैं ऑब्वियसली वो भी प्रोसेस इंजीनियर है, आपकी अच्छी टीम है और आपके जान पहचान है, कॉन्टेक्ट्स है वेंडर्स के साथ, तो कल को आप अपना खुद का स्टार्टअप भी प्रोसेस इंजीनियरिंग लाइन के अंदर कर सकते हो, ठीक है। सो वेरी गुड लाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, सो ऑब्वियसली अगर आप मास्टर्स करते हो, मास्टर्स के बाद पीएचडी करते हो, सो पीएचडी करने के बाद आप आराम से अप्लाई कर सकते हो इन द गवर्नमेंट कॉलेजेस, है ना, जैसे कि डीक्रस्ट मुरथल खुद में एक गवर्नमेंट कॉलेज है, इसी तरह बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस है थ्रू आउट द इंडिया जिसमें केमिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है। यू कैन अप्लाई फॉर द एनआईटीज, आईआईटीज ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी पीएचडी कहाँ से है, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितने पेपर्स पब्लिश किए हैं, आपका पेटेंट है या नहीं है, लाइक दैट, ठीक है। अगर आप आईआईटी से मास्टर्स करते हो तो आईआईटी के प्रोफेसर्स की रिकमेंडेशन के थ्रू आपको अच्छी खासी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाकर आपको पीएचडी करने का मौका मिल सकता है, ठीक है। लाइक दी एमआईटी, एवरीबॉडी नो, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, टेक्सास यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है अच्छी अच्छी जहां से आप अपनी पीएचडी को कंटिन्यू कर सकते हो। सो कॉलेज के अंदर टीच करने का एक काफी अच्छा मौका है आफ्टर द मास्टर्स एंड पीएचडी, अगर आप गेट में अच्छा स्कोर करते हो तो। एंड अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, कल को एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनते हो तो गुड स्कोप, यहाँ पे भी गुड स्कोप है, अच्छी खासी अर्निंग का, और 10-15 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपकी खुद की लैब होगी, आप अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हो, आपके पास एमटेक्स और पीएचडी हो गए कि आप अगर आप अपने प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो आपको एक्स्ट्रा कोई वर्कफोर्स बाहर से हायर नहीं करनी पड़ेगी, आपके पास खुद के एमटेक पीएचडी रहेंगे, उनके थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हो, अपनी रिसर्च कंटिन्यू कर सकते हो, खुद के पेपर पब्लिश कर सकते हो, पेटेंट पे काम कर सकते हो, ओके। सो काफी सारे पॉसिबिलिटीज है अगर आप एज ए फैकल्टी काम करते हो तो। एंड यस, अगर आपका इंटरेस्ट पढ़ाने में है और आप एमटेक के बाद ही इस लाइन में आना चाहते हो तो
प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी आप जा सकते हो पढ़ाने के लिए, या फिर कोचिंग के अंदर भी आ सकते हो। लाइक मैंने एमटेक के बाद अपना करियर टीचिंग के अंदर बनाना था, बट मुझे आगे पीएचडी नहीं करनी थी, तो मैं कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर आया और पिछले 8 साल से मैं गेट केमिकल इंजीनियरिंग की कोचिंग लाइन के अंदर हूँ। और यहाँ भी अच्छा खासा आपका प्रोस्पेक्ट है, मतलब अच्छा खासा आप मनी अर्न कर सकते हो, ठीक है। और एक्सपीरियंस है और ऑब्वियसली रिस्पेक्ट भी है, टीचर्स की हमेशा रिस्पेक्ट भी की जाती है। तो एक अच्छा प्रोफेशन है जहाँ पे हम नेम फेम सब कुछ अर्न कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास ऑप्शंस है CSIR की लैब्स, ऑलमोस्ट 30 प्लस लैब्स है जहां पर आप अपनी मास्टर्स कर सकते हो, ठीक है। JRF कर सकते हो, SRF कर सकते हो। अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है तो अपने रिसर्च को डायरेक्टली इन लैब्स के थ्रू भी कंटिन्यू कर सकते हो। इन लैब्स में कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो चलते रहते हैं, उनमें किसी प्रोजेक्ट में आप SRF JRF का काम वहां पे कंटिन्यू कर सकते हो। उसके लिए भी आपको गेट स्कोर चाहिए होता है, ठीक है। सो यू कैन सी नाउ कि गेट स्कोर के थ्रू सिर्फ एक नहीं, हमारे पास काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है और इन डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को हम अवेल कर सकते हैं, ठीक है। अगेन जब PSU में जाए तो PSU में क्या करे कि हम ग्रोथ करते रहे, एमटेक में जाए तो फिर एमटेक में क्या करे कि आगे हमारी प्लेसमेंट के चांसेस अच्छे हो, उस पर मैं फिर कभी सेशन लूंगा। आज जो मेरा मेन सेशन है वो है गेट और PSU की प्रिपरेशन के ऊपर, कि अगर हम सेकेंड ईयर में है और थर्ड ईयर में है तो फिर हमें कैसे प्रोसीड करना चाहिए, ठीक है। सो गाइस एज यू नो कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस तो लगभग सेम होता है, सारी ब्रांचेस ऑलमोस्ट सेम सिलेबस पढ़ती है। सेकेंड ईयर में आके सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है और टेक्निकल सब्जेक्ट्स आने लगते हैं। जहां तक मुझे याद है जब मैं सेकेंड ईयर में था डिग्रस्ट में, तो जो सब्जेक्ट्स हमारे टाइम में आते थे सेकेंड ईयर में, दैट इज फ्लूइड फ्लो, प्रोसेस कैलकुलेशन, हीट ट्रांसफर, ठीक है। और भी सब्जेक्ट्स थे, मतलब ये 3 टेक्निकल सब्जेक्ट्स थे जो गेट के अंदर है। ऑब्वियसली बीटेक के अंदर आप 40 प्लस सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, बट अगर मैं गेट प्रिपरेशन की बात करता हूं तो वो 40 प्लस सब्जेक्ट्स गेट में नहीं आते हैं। गेट में 10 टेक्निकल सब्जेक्ट्स आते हैं और अगर हम गेट की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो हमें बीटेक के टाइम पे उन 10 टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, ज्यादा ध्यान, है ना। हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल, फ्लूइड फ्लो, थर्मोडायनेमिक्स, प्रोसेस कैलकुलेशन, प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स, chemical technology and mechanical operation. These are the 10 technical subjects that comes in the GATE exam. So इन technical subjects पे हमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए। ज्यादा फोकस करने का मतलब है we should read from the reference books, ठीक है। टीचर्स हमें वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो वो जो भी पढ़ा रहे हैं उसको ग्रैस्प करो, और उसके बाद घर पे जाने के बाद या हॉस्टल में जाने के बाद थोड़ी सी सेल्फ स्टडी आपको करनी जरूरी है, और वो सेल्फ स्टडी रेफरेंस बुक में से हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग रेफरेंस बुक्स है ना। लाइक अगर मैं मास ट्रांस की बात करूं तो मैकैप स्मिथ है, जिन कॉपलिस है, ओके, इसके बाद ट्रिबोल है। CRE की बात करें तो स्कॉट फोगलर बहुत अच्छी बुक है, फिर लेवेंसपिल आती है, ओके। इसी तरह फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो यूनुस सेंजल बहुत अच्छी बुक है फ्लूइड मैकेनिक्स की, फिर DS कुमार इज गुड फॉर द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो वेन वायलन है, अगेन सेंजल ने भी थर्मोडायनेमिक्स पे लिखी है। जेम्स स्मिथ है, बहुत अच्छी बुक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हीट ट्रांसफर, सेंजल एंड बोल्स है, JP हॉलमैन है। तो हर सब्जेक्ट के लिए रेफरेंस बुक्स अवेलेबल है, सो यू शुड स्टडी फ्रॉम द रेफरेंस बुक्स, है ना। यू शुड गिव टाइम एटलीस्ट टू दिस 10 सब्जेक्ट्स। मतलब कॉलेज में जो चल रहा है वो तो पढ़ना ही है पास होने के लिए, ठीक है, वो तो जरूरी है, नंबर लाने तो जरूरी है, बट कहीं ना कहीं हमें रेफरेंस बुक से चीजों को पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, बिकॉज अल्टीमेटली यही सब चीजें हैं जो गेट में आती है। तो अगर आप अभी से बुक से पढ़ना शुरू कर दोगे, एक बुक से पढ़ने की हैबिट लेकर आओगे, तो ये सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि थर्ड ईयर के अंदर, फोर्थ ईयर के अंदर या पास आउट होने के बाद कोचिंग करते हैं, ठीक है। सो कोचिंग के अंदर हम वही बेसिक्स को सिखाते हैं जो बेसिक्स इन रेफरेंस बुक्स के अंदर प्रेजेंट है ना। मतलब कुछ वो बच्चे जो शायद अपने कॉलेज टाइम में इन रेफरेंस बुक्स को नहीं पढ़ते हैं या बेसिक से प्रिपरेशन नहीं करते, अपने डाउट्स क्लियर नहीं करते हैं, उन्हें कोचिंग की ज्यादा नीड पड़ती है। बट अगर आपने सेकेंड ईयर से ही, थर्ड ईयर से ही अगर रेफरेंस बुक्स को पढ़ना शुरू कर दिया है, उस पर टाइम दे रहे हो अलग से, तो फिर आपको कोचिंग की भी नीड नहीं पड़ेगी। आप सेल्फ स्टडी से ही गेट को क्रैक कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। सो रेफरेंस बुक्स पे काम करना है गाइस, है ना। रेफरेंस बुक को पढ़ना है, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो, ओके, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ो। ऑब्वियसली अगर कोई डाउट आता है
तो आप आपस में बैठ के सोल्व कर सकते हो, अपने फैकल्टी से पूछ सकते हो, या फिर आप चाहो तो मुझसे भी पूछ सकते हो। जो भी आपके डाउट्स है वो ऑब्वियसली जरूर सोल्व हो गए, और जब डाउट्स के आंसर मिलते हैं तो चीजें हमारे लिए काफी आसान हो जाती है। सो कॉलेज की प्रिपरेशन के साथ साथ अगर आप रेफरेंस बुक्स पे थोड़ा ध्यान लगाओगे और उनको करोगे तो आपके लिए चीजें काफी आसान होगी। और एक सब्जेक्ट को जब पूरी तरह से आप रेफरेंस बुक से पढ़ लेते हो, तो रेफरेंस बुक से पढ़ने के बाद यू शुड ट्राई दी गेट पेपर्स। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर्स गेट पेपर्स है फ्रॉम 2000 टू 2020, अभी तो 21 का भी हो गया, तो 2000 टू 2021 ये जो 22 साल के गेट पेपर्स है, इनको आपको ट्राई करना चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, इफ यू कंप्लीटेड हीट ट्रांसफर, so after the completion of heat transfer you should attempt all the 22 years gate papers in order to know कि जो आपने पढ़ा है वो गेट के लिए कितना रेलेवेंट है, या गेट में जो क्वेश्चंस आए हैं वो किस टॉपिक में से आए हैं। इससे पता लगेगा कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आए हैं वो किस अप्रोच पे सोल्व हो रहे हैं, इससे आपको अप्रोच सीखोगे। तो वो 22 इयर्स की पेपर्स करने के बाद आपको काफी कुछ वहां से पता लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो आपने पढ़ा है उसके ऑब्वियसली नोट्स भी आपने बनाए होंगे, नहीं बनाए तो दूसरी बार पढ़ना, फिर बनाना, उन नोट्स को रिवाइज करो, फिर प्रीवियस क्वेश्चंस को दोबारा लगाओ। हो सकता है फर्स्ट टाइम में सारे पीवाईक्यू आपसे सोल्व ना हो, सिर्फ 50% सोल्व हो, सेकेंड टाइम उसे ट्राई करो 70% सोल्व हो जाएंगे, थर्ड टाइम ट्राई करो 90% सोल्व हो जाएंगे, और इस तरह 4-5 बार रिवाइज करने के बाद आपको नोट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गए अपने, और जो पीवाईक्यूज है उन पीवाईक्यूज की भी अच्छी खासी रिवीजन आपकी हो जाएगी। ठीक है, सो नोट्स प्लस पीवाईक्यूज, इन दोनों की रिवीजन आपको साथ साथ करते चलना है। अब इससे बेनिफिट क्या है? इससे बेनिफिट ये है कि आपकी जो सेमेस्टर एग्जाम है उसमें भी आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो रही है, बिकॉज अगर आपने रेफरेंस बुक पढ़ी है, गेट के क्वेश्चंस लगाए हैं, सो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। सो फॉर दैट पर्टिकुलर पेपर इन द सेमेस्टर यू विल परफॉर्म वेल। सेकेंड एडवांटेज, जब गेट का पेपर होगा थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में, सो इन दैट पेपर ऑल्सो यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट सब्जेक्ट। सो इससे आपका रैंक बेटर होगा, आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। और तीसरी एडवांटेज ये है कि जब फोर्थ ईयर के टाइम पे कंपनीज आएगी, और कंपनीज, अगर मैं केमिकल कोर कंपनीज की बात करूं और वो अपना टेक्निकल एग्जाम लेगी, तो उन टेक्निकल एग्जाम्स में भी इन्हीं सब्जेक्ट्स में से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली एप्टीट्यूड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अच्छी बात यह है कि गेट में भी एप्टीट्यूड आता है। सो जब आप एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करोगे तो आपको गेट में भी हेल्प करेगा, आपको कैंपस प्लेसमेंट के रिटन एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा, और जो पीएसयूज के सेपरेट एग्जाम्स होते हैं, बिकॉज सारे पीएसयू गेट से नहीं लेते, कुछ पीएसयू अपना खुद का भी एग्जाम लेते हैं, तो जो पीएसयूज के सेपरेट एग्जाम्स होते हैं वहां भी आपको एप्टीट्यूड करने में काफी हेल्प मिलेगी एप्टीट्यूड करने से। सो आप 10 टेक्निकल सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन रखो, फोर्थ ईयर में आप एप्टीट्यूड करना शुरू कर सकते हो, और इससे सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। सेमेस्टर में स्कोर करना आपके लिए आसान होगा, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, गेट में रैंक लाना आपके लिए आसान हो जाएगा, और साथ ही साथ जो कैंपस प्लेसमेंट्स है और जो पीएसयू के रिटन एग्जाम्स है वहां भी आपके लिए स्कोर करना काफी इजी पड़ जाएगा। ठीक है, एंड गाइस दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर द गेट, बिकॉज गेट में इन 10 टेक्निकल सब्जेक्ट्स को पढ़ना है प्लस 2 नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, लाइक द मैथमेटिक्स एंड द एप्टीट्यूड। अब ये 12 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अगर आप फोर्थ ईयर में शुरू करोगे, सो दैट विल बी क्वाइट ट्रबलसम आई वुड से, बिकॉज पूरा सिलेबस आपको करना है, और फोर्थ ईयर में आपके पास कॉलेज का भी प्रेशर है, तो कॉलेज के साथ साथ वो 12 के 12 सब्जेक्ट्स को अच्छे से रिवाइज करना, दैट वुड बी चैलेंजिंग, है ना। एंड एट दैट टाइम इट वुड फील कि हमारे पास टाइम कम बचा है। बट अगर आप थर्ड ईयर से शुरू कर देते हो या सेकेंड ईयर से शुरू कर देते हो, सो फोर्थ ईयर आते आते ऑलमोस्ट आपका 75% सिलेबस तो आप कर ही चुके हो, बिकॉज दो मेन टेक्निकल सब्जेक्ट्स आपके आते हैं बीटेक के अंदर, वो थर्ड ईयर के अंदर आते हैं। थर्ड ईयर गेट के पर्सपेक्टिव से इंजीनियरिंग का सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर होता है, बिकॉज थर्ड ईयर के अंदर ही मेन सब्जेक्ट्स को आप एनकाउंटर करते हो, लाइक मास ट्रांसफर, सीआरई, केमिकल टेक्नोलॉजी, इन सब सब्जेक्ट्स को आप थर्ड ईयर में एनकाउंटर करते हो, तो थर्ड ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है फॉर द गेट प्रिपरेशन। सो अगर आपने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जो मेन सब्जेक्ट्स है जो कि गेट में आते हैं उन पे ध्यान दिया, तो फोर्थ ईयर तक आते आते आपका 75 to 80% सिलेबस तो वैसे ही हो जाएगा। फोर्थ ईयर में आपका बस इतना काम रहेगा कि जो सिलेबस आप फिनिश कर चुके हो उस सिलेबस को आप रिवाइज करते रहो, और रिवाइज करते करते आप जो पीवाईक्यूज है उनको रिवाइज करते रहो, और जो 2-3 सब्जेक्ट बच गए हैं उसको फिर आप फोर्थ ईयर में साथ साथ कर सकते हो।
सो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट देने की नीड नहीं है, 12-14 घंटे पढ़ने की नीड नहीं है। अगर आप राइट टाइम पे स्टार्ट करते हो, राइट सब्जेक्ट्स के साथ स्टार्ट करते हो, सो अगर आप दिन के 2 घंटे भी खुद के लिए दे रहे हो, सो दैट 2 आवर्स विल बी इनफ, बिकॉज दैट 2 आवर्स यू आर गिविंग फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर और लास्ट 2 ईयर्स। सो वो 2 करते 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 आपका इतना सारा सिलेबस आप पूरा कर लोगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा और आपका सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा। सो कोई भी काम जब राइट टाइम पे किया जाता है तो वो काफी ज्यादा हमें बेनिफिट्स देता है, और ना तो वर्क पाइल अप होगा, ना आपको एडिशनल कोचिंग की नीड पड़ेगी, आप आराम से गेट में रैंक कर पाओगे। ठीक है, बिकॉज पहले अगर मैं बात करूं अपने टाइम की 2013 की, आई वॉज पास्ड आउट इन 2013 फ्रॉम डी क्रस्ट। सो उस टाइम पे कोचिंग का कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता था कि कोचिंग इंडस्ट्री बहुत वाइड है या कोचिंग आसानी से अवेलेबल है। गेट केमिकल इंजीनियरिंग की मुश्किल से 1 या 2 इंस्टीट्यूट होते थे कोचिंग के लिए, एंड ऑनलाइन का तो कुछ भी नहीं था, है ना। सो वी हैव टू ट्रेवल टू दिल्ली टू गेट द कोचिंग, है ना, इन द 4th ईयर ओनली। ठीक है, बट उसकी कंपैरिजन में अगर आज बात करें तो आज तो ओपन सोर्स ही बहुत ज्यादा अवेलेबल है। अगर आप लेट से पढ़ना भी चाहते हो तो ऑब्वियसली कॉलेज के प्रोफेसर्स तो है ही जो हमें चीजें पढ़ाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारा मटेरियल नेप्टल पे अवेलेबल, आप सब जानते हो नेप्टल के बारे में। सो बहुत सारा मटेरियल नेप्टल पे अवेलेबल। आप कोई भी सब्जेक्ट जाके पढ़ना चाहते हो तो ऑब्वियसली आईआईटी के प्रोफेसर्स है जो वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हो। और हर कोचिंग का अपना यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोस वो डालते रहते हैं। सो कोई भी टॉपिक के साथ अगर आप YouTube पे सर्च करते हो तो उससे रेलिवेंट एक वीडियो आपको जरूर मिलेगा। आज की डेट में ओपन सोर्स के अंदर सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, इवन एट डीएन एकेडमी हम अपनी YouTube के थ्रू बहुत सारे लेक्चर्स या बहुत सारे टॉपिक्स की वीडियोस डालते हैं। अपने स्पेशल क्लासेस में बहुत सारे लेक्चर्स और टॉपिक्स की वीडियोस डालते हैं। सो कोई भी लेक्चर या कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसके बारे में आज मटेरियल अवेलेबल नहीं है। बैक एट दैट टाइम इन 2012-13 वहां पे बहुत सारा ओपन सोर्स अवेलेबल नहीं था, बहुत सारी अवेयरनेस नहीं थी। इनफैक्ट केमिकल इंजीनियरिंग के बच्चे सारे गेट की प्रिपरेशन करते भी नहीं थे। मेरे टाइम पे मुझे याद है मेरी क्लास में से मुश्किल से 5 या 6 बच्चे होते थे जिन्होंने गेट की प्रिपरेशन की थी। बाकी रेस्ट 50+ स्टूडेंट्स ने गेट की प्रिपरेशन ही नहीं की थी। दे हैवंट गिवन द गेट एग्जाम। ठीक है, तो उतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी गेट के बारे में जितनी आज है। सो आज ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल है, ज्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल है, अवेयरनेस अवेलेबल है, काफी कुछ चीजें आज अवेलेबल है जो शायद उस टाइम पे नहीं थी, और वो भी आज घर बैठे अवेलेबल है। ठीक है ना, और ये इन चीजों का बेनिफिट आपको लेना चाहिए, बिकॉज जब इतनी अच्छी खासी गाइडेंस और अवेयरनेस है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो यू शुड गो फॉर इट। ठीक है, और जैसा मैंने बताया कुछ एडिशनल नहीं करना है, आपको सिंपली 2 घंटे डेली के निकालने हैं, उन सब्जेक्ट्स को टेक्स्ट बुक्स में से पढ़ना है जो सब्जेक्ट्स आपके गेट के अंदर है। एंड आप क्या कर सकते हो, गेट का सिलेबस निकाल सकते हो, गेट की वेबसाइट पे जाके गेट का सिलेबस निकाल लो और देखो कि कौन सा सब्जेक्ट है जो मेरे सेमेस्टर में इस टाइम पे चल रहा है। ठीक है, और उस सब्जेक्ट की फिर टेक्स्ट बुक में से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। ठीक है ना, फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर टू द लास्ट, जो भी हमारे गेट के सिलेबस में मेंशन्ड है, सिलेबस में जो टॉपिक्स मेंशन्ड है उसको अच्छे से करना शुरू कर दो। लेट से अगर कोई डाउट भी आ रहा है किसी टॉपिक को लेके कि ये करना है या नहीं करना है, तो ऑब्वियसली आप डाउट्स पूछ सकते हो, है ना। अपने सीनियर से पूछ सकते हो जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये टॉपिक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो वी विल टेल यू कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, कौन से सिलेबस में है, कौन से सिलेबस में नहीं है। बट एक टेक्स्ट बुक रीड करने की हैबिट, रेफरेंस बुक को रीड करने की हैबिट आप जरूर अपने अंदर इंट्रोड्यूस करो। ठीक है, जो भी कॉलेज में चल रहा है, असाइनमेंट्स देने हैं या क्वेश्चन सोल्व करने, उसको सीरियसली लो। ठीक है, स्पेशली उन सब्जेक्ट्स के लिए जो सब्जेक्ट्स गेट में है, अगर आपको गेट की प्रिपरेशन करनी है तो उसको सीरियसली लो। इससे आप ही का बेनिफिट होगा, बिकॉज कल को यू विल बिकम कंफर्टेबल इन दोस सब्जेक्ट्स। और गाइस, गेट में अगर रैंक आ जाता है ना, तो आपके पास एक एडिशनल सोर्स रहेगा अपने हाथ में, अपार्ट फ्रॉम द कैंपस प्लेसमेंट। ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट इज अ गुड थिंग। ठीक है, काफी अच्छी चीज है। जब मैं अपने टाइम पे था तो बीटेक में मेरी एक कैंपस प्लेसमेंट हुई थी, दैट इज इन द कंपनी एस्कॉर्ट्स। ठीक है, फरीदाबाद में है, एज एन इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंजीनियर। और मैंने ऑफ कैंपस खुद से ट्राई किया था, तो ऑफ कैंपस मेरी उस टाइम पे यमुनानगर में लगी थी, इन दी R&D, TCIRD नाम है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का, जो कि बिल्ड फैक्ट्री के अंदर है। तो वहां मेरी प्लेसमेंट हुई थी ऑफ कैंपस, मैंने ट्राई किया था। साथ मेरा गेट में रैंक आया था, 320 रैंक था, तो मुझे IIT दिल्ली में मास्टर्स की भी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। सो बिकॉज मैंने गेट दिया था तो एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी मेरे पास थी, और मैंने कोई भी प्लेसमेंट इंटरव्यू डरते डरते नहीं दिया, क्या नहीं हुआ तो क्या होगा।
बिकॉज आई हैव द गेट रैंक विद मी। सो ये एक एडिशनल बेनिफिट होता है, कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर कि अगर आपने गेट में कुछ किया है, आपका रैंक आया है, तो जो इंटरव्यूज आप देने वाले हो वो भी कॉन्फिडेंस के साथ दोगे, बिकॉज खोने को कुछ नहीं होगा। यू हैव वन अपॉर्चुनिटी विद यू। आप कैंपस से तो ट्राई कर सकते हो, ऑफ कैंपस भी बहुत सारी कंपनीज है जो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आज डीक्रस्ट, कैल्विनाइज हर जगह अवेलेबल है, कंपनी में अवेलेबल है, तो उनके थ्रू अपना बाद में रिज्यूमे फॉरवर्ड करा के वहां भी आप इंटरव्यू दे सकते हो। और आपका गेट में अच्छा खासा रैंक है, टेक्निकल की और आपकी पकड़ है, तो फिर आपको इंटरव्यू क्लियर करने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। ठीक है, सो यस, गेट में अच्छा करना will be an added advantage and it makes you a good engineer because गेट की प्रिपरेशन के चलते आप अपने टेक्निकल की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाते हो। ऐसा देखा गया कि जो बच्चे गेट की प्रिपरेशन नहीं करते हैं उनका टेक्निकल, और जो करते हैं उनका टेक्निकल, दोनों में काफी डिफरेंस होता है। केमिकल इंजीनियरिंग को अच्छे से हम पहचान पाते हैं, अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर पाते हैं अगर हमने गेट की प्रिपरेशन की होती है तो। ठीक है, now talking about this GATE 2022, है ना, आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर इन थर्ड ईयर। तो अगर आप थर्ड ईयर में हो और आपने गेट का फॉर्म भर दिया है, ठीक है, ऑब्वियसली थर्ड ईयर वाले एलिजिबल है। सो जितने भी यहाँ पे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप सब गेट का फॉर्म फिल करो, बहुत जरूरी है। एटलीस्ट गो एंड गेट एन एक्सपीरियंस कि गेट का एग्जाम देना कैसा होता है, हाउ डज इट फील, कि वो 3 घंटे कैसे होते हैं, कैसा क्वेश्चन आते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या सराउंडिंग है। तो गेट यूज्ड टू दैट सराउंडिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नेक्स्ट ईयर व्हेन यू गो एंड अटेम्प्ट ना, यू विल फील फैमिलियर। तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो गाइस, जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, फॉर्म भरना। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, क्या करना है, सिंपली बड़ा सिंपल सा टेक्निक है, आप गेट का सिलेबस निकालो और गेट के सिलेबस में से 10 सब्जेक्ट्स में से कोई भी 5 सब्जेक्ट्स आप चूज कर लो। 10 सब्जेक्ट्स होते हैं टेक्निकल, 2 होते हैं नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल को छोड़ो भी, जो 10 टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उन 10 में से 5 टेक्निकल सब्जेक्ट्स को चूज कर लो। चॉइस काफी इजी है, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए सेकेंड ईयर में या जो सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं थर्ड ईयर में, उन सब्जेक्ट्स को आप चूज कर सकते हो। कोई 5 टेक्निकल सब्जेक्ट्स आप चूज कर लो, कोई भी हो सकते हैं। दैट कैन बी मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ऑपरेशन एंड द फ्लूइड फ्लो, और कैन बी अदर। 5 सब्जेक्ट्स आप चूज कर लो और उन सब्जेक्ट्स को रेफरेंस बुक्स में से पढ़ना आज से ही शुरू कर दो। अभी आज डेट है 20th of September, so 20th of October 1 month, 20th of November 2nd month, 20th of December 3rd month, 20th of January 4th month। तो 20th of January तक आपके पास पूरे 4 months है। In 4 months में what you can do, you can study these 5 technical subjects plus the non-technical subject। अभी non-technical subject में क्या आता है, ये वही इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था एज एन M1 एंड M2। लाइक आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा पढ़ा था, ठीक है, जिसमें मैट्रिसेस थी, डिटरमिनेंट्स थे, है ना, सिस्टम्स थे, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, इगन वैल्यू, इगन वेक्टर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जो आपने 11th में पढ़ा था, बीटेक वाला तो आता भी नहीं। बीटेक में हमने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ा था, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर है, विच इज वेरी इजी, कन्वर्जन ऑफ कार्टेशियन इनटू पोलर फॉर्म। वेक्टर अलजेब्रा जो कि हमने ऑब्वियसली 11th 12th में पढ़ा था और बीटेक में भी पढ़ा था। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि 12th में भी पढ़ी थी और बीटेक में भी पढ़ी थी, सोल्विंग द सेकंड ऑर्डर ओडीई। लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो कि हमने सेकंड ईयर में पढ़ी थी और आगे जाके आईपीसी के अंदर भी आएगी जब आप सब्जेक्ट पढ़ोगे पीडीसी का। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी 12th के अंदर पढ़ी थी, उतनी ही आती है, उससे ज्यादा नहीं आती। स्टैटिस्टिक्स और न्यूमेरिकल मेथड्स जो कि आपने एज ए सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ा होगा, आई थिंक इन द सेकंड ईयर। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स हमारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आते हैं जो आप सब पढ़ चुके हो और आप जिस बुक से आपने पढ़ा होगा, लाइक अगर आपने एमपी वाली फॉलो करी है उससे पढ़ लो, एच के दास फॉलो करी है उससे पढ़ लो, बीएस गिरवाल फॉलो करी है उससे पढ़ लो, कोई भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक आप उठा सकते हो और इन सब चैप्टर्स को करना शुरू कर दो। ठीक है ना, काफी इजी है, मैथमेटिक्स इज क्वाइट इजी। ओके, और अगर किसी को मैथमेटिक्स लेक्चर्स के थ्रू करना है, सो मेरे फ्री लेक्चर्स भी अवेलेबल है पूरे मैथमेटिक्स पे, आप मैथमेटिक्स वहां से भी कर सकते हो थ्रू देम। ठीक है, सो मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन कर लो, आपके 13 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाएगी फॉर गेट। और मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करना क्वाइट इजी, आपने कॉन्सेप्ट समझा, 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, दैट्स ऑल।
कुछ अलग पैटर्न के क्वेश्चन या कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस जनरली मैथमेटिक्स में नहीं आते हैं, वही क्वेश्चंस डिफरेंट डाटा के साथ, डिफरेंट स्टेटमेंट के साथ रिपीट करते रहते हैं। सो दिस 13 मार्क्स इन मैथमेटिक्स यू कैन वेरी इजिली स्कोर। एंड जहां तक बात है एप्टीट्यूड की, सो एप्टीट्यूड के अंदर हमारा क्वांट सेक्शन रहता है, वर्बल नॉन वर्बल सेक्शन रहता है रीजनिंग का, और उसके बाद इंग्लिश से रिलेटेड सेक्शन रहता है, लाइक इंग्लिश ग्रामर है, सेंटेंस है, ओके, पैराग्राफ रीडिंग है, ये सब कुछ सेक्शन रहता है। सो डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ आप प्रिपरेशन कर सकते हो। आप पूरा एप्टी नहीं तो हाफ एप्टी की प्रिपरेशन कर सकते हो, क्वांट्स की प्रिपरेशन कर लो, आपके कैंपस प्लेसमेंट भी काम आएगी, वर्बल नॉन वर्बल की प्रिपरेशन कर लो, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हो, इनसे रिलेटेड बुक भी अवेलेबल है, मैंने सेशंस भी ले रखे हैं इससे रिलेटेड की एप्टी में क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, मैंने बता रखा है। सो 15 में से एटलीस्ट 10 मार्क्स की आप प्रिपरेशन कर लो। सो मैथमेटिक्स प्लस एप्टी 23 मार्क्स की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, जिसमें अगर आप 20 मार्क्स भी स्कोर करते हो तो दैट विल बी क्वाइट गुड, बिकॉज गेटिंग ए 20 मार्क्स फ्रॉम योर नॉन टेक पार्ट, ओके, वो आपको काफी आगे तक ले जाएगा। और बचे हुए हमारे 5 टेक्निकल सब्जेक्ट्स, इन 5 टेक्निकल सब्जेक्ट्स की वेटेज अगर मैं मान के चलता हूँ 40 मार्क्स है, और 40 में से अगर आप 30 स्कोर कर लेते हो तो 30 प्लस 20 50 मार्क्स, इस 50 मार्क्स के थ्रू आप आसानी से टॉप 500 में स्कोर कर ले जाओगे, ठीक है। और अभी तो पूरा गेट का सिलेबस भी नहीं हुआ है, सिर्फ आपने 5 टेक्निकल करे हैं, 2 नॉन टेक्निकल करे हैं, इसी की हेल्प से आप बड़े आराम से टॉप 500 में स्कोर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने ज्यादा लोड भी नहीं लिया। 4 मंथ्स आपके पास थे, 5 टेक्निकल 2 नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट, मतलब कि 7 सब्जेक्ट्स। सो अगर मैं एवरेज की बात करूं तो लेस देन 2 सब्जेक्ट ए मंथ, इस एवरेज से अगर आप चलते हो तो 20 जनवरी तक आप अपने 7 सब्जेक्ट्स 5 टेक्निकल प्लस 2 नॉन टेक्निकल आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। ना तो कॉलेज हैम्पर होगा और ना ही कोई एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ना है, डेली के बस थोड़ा टाइम देना है खुद से। अगर आप गेट के लिए सीरियस हो तो अगेन कोई मोटिवेट करने नहीं आएगा, ये मोटिवेशन खुद से आती है कि मुझे अपना अगर करियर बनाना है तो शायद गेट में कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं गेट में करता हूं तो मेरे लिए एडिशनल अपॉर्चुनिटीज है। और केमिकल इंजीनियर्स को गेट जरूर देना चाहिए, गेट की प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए। व्हाई? बिकॉज केमिकल इंजीनियर्स के लिए गेट लाइन के अंदर कंपटीशन बहुत कम है। जो कंपटीशन है गेट में अंदर केमिकल इंजीनियर्स के लिए दैट इज क्वाइट लेस देन 15,000 स्टूडेंट्स ही है जो गेट की पेपर को देते हैं, गेट एग्जाम को देते हैं, लेस देन 15,000। उसमें से ऑब्वियसली कई सारे बच्चे 3rd ईयर के हैं, ओके, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो बस वैसे ही भर देते हैं, कई सारे बच्चे जो बिना प्रिपरेशन के भर देते हैं, है ना। तो एक्चुअल जो मास है ना, जो गेट की प्रिपरेशन करके गेट देता है, वो मुश्किल से 3-4 हजार ही है, ठीक है। और उस 3-4 हजार के अंदर टॉप 200 के अंदर रैंक लाना इज नॉट दैट डिफिकल्ट। बट आपको अगर घर लेते हो तो फर्नीचर के लिए अच्छा खासा पैसा दिया जाता है, या अगर रेंट पे भी रहते हो तो फर्नीचर के लिए अच्छा खासा पैसा दिया जाता है, फोन लेने के लिए रिम्बर्समेंट मिलती है, लैपटॉप लेने के लिए रिम्बर्समेंट मिलती है, इवन आपके स्पेक्टिकल्स लेने के लिए भी आपको 10-15,000 तक का हर ईयर आपको बजट दिया जाता है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट एक PRP करके चीज है, परफॉर्मेंस ग्रेडेड पे, जिसमें कि PSU जब प्रॉफिट में जाती है तो वो प्रॉफिट अपने एम्प्लॉयज में डिवाइड करती है। सो उसमें भी आपको अच्छा खासा हैंडसम मनी अपार्ट फ्रॉम द CTC मिल जाता है। So looking at all these benefits, yes, तो PSU is the obvious choice for the students, ठीक है ना। ये सब बेनिफिट्स है, मतलब एक बार जब आप PSU में चले जाते हो तो मतलब आप एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ PSU में जाकर स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप देखो कि अगर मुझे 18 लाख के पैकेज से 18 करोड़ के पैकेज पे जाना है या करोड़ों में कमाना है, सो PSU के अंदर जनरली वो पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज एक फिक्स सैलरी है, फिक्स इंक्रीमेंट है, हर 4 इयर्स के बाद आपका प्रमोशन है, फर्स्ट 2 प्रमोशन आपके हो जाते हैं, उसके बाद तीसरे चौथे प्रमोशन के लिए आपको फाइट करनी पड़ती है, और कई बार सारी उम्र निकल जाती है और प्रमोशंस 2-3 के बाद नहीं हो पाते, ठीक है, ऐसा भी है। और जो इंक्रीमेंट है वो फिक्स है, ठीक है, मतलब उसमें कोई बहुत ज्यादा अब डबल नहीं होता, 18 का 19 हो जाएगा, 19 का 20 हो जाएगा, 20 का 21 हो जाएगा, लाइक दैट, इस तरह का इंक्रीमेंट है। तो स्टार्टिंग पैकेज इज गुड, बट ऐसा नहीं है कि 20 साल के बाद या 30 साल के बाद आपका पैकेज 4-5 गुना चला जाएगा। सो दैट इज नॉट द केस। सो एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप PSU में रह सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो वर्क है PSU के अंदर वो एक फिक्स्ड वर्क है, मतलब एक बार आपने एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर
पैनल पे बैठना सीख लिया या प्रोसेस को कंट्रोल करना सीख लिया, तो उसके बाद वो सेम वर्क आपको करना पड़ेगा आने वाले 10-12 साल तक, उसमें कोई चेंजेस नहीं है अनलेस एंड अनटिल की किसी दूसरी यूनिट में आपका ट्रांसफर नहीं होता। तो ऐसा वर्क नहीं है आईटी की तरह कि आपको हर बार कुछ नया सीखते रहना पड़ेगा, नई लैंग्वेज नई टेक्नोलॉजी पे काम करते रहना पड़ेगा। दिस इज नॉट द केस, ठीक है। एक फिक्स वर्क है और वो फिक्स वर्क आपको करना होगा। अगर आप प्रोसेस इंजीनियरिंग में हो तो भी एक फिक्स वर्क है कि प्रोडक्शन वाले जो भी काम कर रहे हैं उन डाटा को रिकॉर्ड करना, डाटा को नोट करना, ओके, इसकी डेली परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाना, हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करना, उनको रिपोर्ट्स भेजना। तो फिक्स एक वर्क है, उस फिक्स वर्क को आपको परफॉर्म करना है पीएसयू में। सो एटलीस्ट देयर इज नो टेंशन कि यू हैव टू लर्न समथिंग न्यू ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी मंथ, है ना। ऑब्वियसली रिफाइनरीज की कुछ टेक्नोलॉजी है, प्रोसेसेस है, उन प्रोसेसेस पे अगर आपकी मास्टरी हो जाती है देन देयर इज ओनली वन वे एंड दैट इज टू ग्रो, सी ग्रेड टू डी ग्रेड टू ई ग्रेड टू एफ ग्रेड एंड यू कैन ग्रो, ठीक है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें पीएसयू के अलावा, सो गेट के थ्रू हम अपनी मास्टर्स कर सकते हैं, ठीक है। अब मास्टर्स करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूंगा आईआईटीज की, लाइक आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, ठीक है, मद्रास है, कानपुर है, रुड़की है, खड़गपुर है, गुवाहाटी है, आईएससी बेंगलोर है, आईसीटी मुंबई है। ये सब रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हमारे इंडिया के। और अगर आप इन सबसे मास्टर्स करते हो, ठीक है, सो हो सकता है मास्टर्स के बाद जो आपका प्लेसमेंट हो, ठीक है, वो उस पैकेज पे ना हो जो पैकेज पीएसयू दे रहा है ना। दैट मे बी लेस, मे नॉट बी 18 लाख, मे बी 10 लाख, मे बी 12 लाख, ठीक है। बट अगर मैं 10 साल की बात करूं, सो 10 साल डाउन द लाइन, ओके, इन ए प्राइवेट फर्म, मैं यहाँ पे प्राइवेट फर्म में प्रोसेस डिजाइनिंग या प्रोसेस इंजीनियरिंग को लेके चल रहा हूं, और 10 साल डाउन द लाइन इन ए पीएसयू अगर हम बात करें तो 10 इयर्स के बाद शायद वो पर्सन जो प्रोसेस इंजीनियर होगा दैट मे बी अर्निंग मोर देन ए पीएसयू गाय, ठीक है। सो गेट केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर बिकॉज ऑफ लेस कंपटीशन इट इज वेरी इजी टू सिक्योर ए गुड रैंक इन द गेट एग्जाम विद नॉट दैट मच एफर्ट। अगर आप शायद मैकेनिकल में होते तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ता, बट केमिकल में शायद एक मिनिमल एफर्ट के साथ आप आराम से गेट में स्कोर कर सकते हो। ज्यादा नहीं, डेली के आप 4 घंटे पढ़ो इन 4 महीनों के लिए, ठीक है। इन 4 घंटे में आप रेफरेंस बुक पढ़ो, टॉपिक्स को पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ। टॉपिक होने के बाद या सब्जेक्ट होने के बाद उसके प्रीवियस क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। दोनों कर लिए, उन दोनों की 1-2 बार रिवीजन कर लो, फिर नया सब्जेक्ट उठाओ, उसको पढ़ो, उसकी रिवीजन करो, फिर नया सब्जेक्ट उठाओ, उसको पढ़ो, उसकी रिवीजन करो। और आप आसानी से कर पाओगे बिकॉज ये सब्जेक्ट्स आप अपने बीटेक में या तो कर चुके हो या भी कर रहे होगे। बिकॉज मैंने बोला वही सब्जेक्ट चूज करना जिससे आप फेमिलियर हो, जो आपने सेकेंड ईयर में पढ़े हैं या जो थर्ड ईयर में पढ़ रहे हो। सो आप आसानी से इसकी प्रिपरेशन कर पाओगे बुक में से। जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता यू कैन ऑलवेज सर्च ऑन द यूट्यूब, बिकॉज मैंने बताया उस टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई लेक्चर किसी ना किसी फैकल्टी का जरूर अवेलेबल होगा। जो भी डाउट्स आता है आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, आपको अपने डाउट्स के भी आंसर मिलेंगे। और इस तरह से आप गेट की प्रिपरेशन कंटिन्यू करो। सो इन 4 मंथ्स में अगर आप डेली बेसिस पे विदाउट ब्रेक 4 आवर्स देते हो तो आने वाले 4 महीनों के अंदर आप इन 7 सब्जेक्ट्स को कंफर्टेबली पूरा कर ले जाओगे, ओके। और उसके बाद जो बचे हुए 2 हफ्ते हो गए, उन 2 हफ्तों के अंदर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, आप वो टेस्ट सीरीज दे सकते हो। उन 2 हफ्तों में मतलब 14 दिन के अंदर आप 14 टेस्ट भी देते हो, सो दैट विल बी मतलब गुड प्रैक्टिस। कोई जरूरी नहीं है कि अभी से टेस्ट सीरीज देना जरूरी है। बहुत से लोग बोलते हैं कि अक्टूबर से टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, नवंबर से देनी चाहिए, कभी भी दे सकते हो। वो इनफैक्ट अगर गेट एग्जाम के पास जाकर आप टेस्ट सीरीज देते हो तो वो काफी यूजफुल रहते हैं, बिकॉज वही 3 घंटे की प्रैक्टिस आप 14 बार कर चुके हो। तो जब गेट एग्जाम आएगा आपको कुछ नया नहीं लगेगा। इट विल बी लाइक कि आप 14 बार तो ये 3 घंटे की प्रैक्टिस कर चुके हो, दिस इज जस्ट द 15th टाइम, सो इट इज नथिंग न्यू, ठीक है। तो आप यूज्ड टू हो जाओगे। और इन 7 सब्जेक्ट्स की जब अच्छे से आप प्रिपरेशन कर लोगे, ठीक है, और इन 7 सब्जेक्ट्स में आप स्कोर करते हो 50 प्लस, 45 प्लस, 40 प्लस, 35 प्लस, जितना भी स्कोर करते हो, ये आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट देगा। इट विल गिव यू ए बूस्ट इन कॉन्फिडेंस। क्यों? बिकॉज आप अपने आप से यही बात करोगे कि जब 7 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करके आई कैन स्कोर 40 प्लस मार्क्स, सो पूरे 12 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करके आई कैन इजिली स्कोर 70 प्लस मार्क्स। 40 प्लस अगर आप ले आते हो बुरी से बुरी हालत में, तो पूरे 12 सब्जेक्ट करके आप 70 प्लस तो ले आओगे।
एंड गेटिंग 70 प्लस इन गेट केमिकल इंजीनियरिंग, इसका क्या मतलब है? टॉप 50। 70 प्लस का मतलब टॉप 50 है, मतलब 100 में से अगर आपके 70 मार्क्स से ज्यादा आते हैं आप आसानी से टॉप 50 के अंदर आ जाओगे। और टॉप 50 के अंदर आने का मतलब है यू कैन चूज वट एवर यू वॉन्ट। If you want to go to the PSU, you can go to the PSU. If you want to go for the masters, you can go for the masters in any college. So top 50 के अंदर आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। So जर्नी 70 प्लस मार्क्स की जीरो से स्टार्ट नहीं होती, जर्नी हमेशा आपको 35 प्लस या 40 प्लस से स्टार्ट करनी चाहिए। जस्ट लाइक कि अगर मुझे एक स्ट्रीम को जो 100 डिग्री सेल्सियस पर है उसे 400 डिग्री सेल्सियस पर लेकर जाना है, और अगर मैं ये काम एक हीट एक्सचेंजर से कर रहा हूं तो बहुत ज्यादा स्टीम की रिक्वायरमेंट होगी और दैट विल नॉट बी कॉस्ट इफेक्टिव। बट अगर सीरीज ऑफ हीट एक्सचेंजर यूज करता हूं सो दैट विल बिकम कॉस्ट इफेक्टिव, है ना। या फिर किसी स्ट्रीम को मुझे कंसंट्रेट बनाना है विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेटर और मैं सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर यूज करता हूं तो स्टीम इकोनॉमी कम होगी। बट अगर मैं मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर यूज करता हूं तो स्टीम कम यूज होगी और स्टीम इकोनॉमी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सीरीज में काम करने का बेनिफिट होता है। सो अगर आप थर्ड ईयर में हो तो इसको एक सीरीज लेकर चलो कि पहले आपने थर्ड ईयर में एग्जाम दिया हाफ सिलेबस करके, उसमें आपने स्कोर किया 35 या 40 प्लस, फिर पूरा सिलेबस करके आपने फोर्थ ईयर में एग्जाम दिया, इट विल बिकम वेरी इजी टू यू टू स्कोर 70 प्लस, एंड दैट टू ऑन योर ओन बाय रीडिंग द बुक्स विदाउट एनी एडिशनल और एक्सटर्नल हेल्प, एंड दैट इज क्वाइट पॉसिबल। बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो आप भी कर पाओगे नेक्स्ट फोर्थ ईयर में। और लेट्स से अगर आप अभी सेकेंड ईयर में हो तो आपके लिए ऑब्वियसली और भी ज्यादा बिगनिंग है, आपके पास तो अभी पूरा का पूरा 1.5 ईयर अवेलेबल है टू गिव द एक्चुअल गेट एग्जाम। सो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस इतना ही करना है कि जो सब्जेक्ट्स आप अभी करंटली पढ़ रहे हो, ओके, उनमें से जो सब्जेक्ट्स गेट के अंदर है उनकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। सपोज करो वो 3 सब्जेक्ट्स है, मान लेते हैं अभी 3 सब्जेक्ट ऐसे जो कि गेट के सिलेबस के अंदर भी आते हैं, उन 3 की प्रिपरेशन अभी से करना शुरू कर दो। रेफरेंस बुक से पढ़ना शुरू करो, आपके सेमेस्टर में भी हेल्प करेगा। तो रेफरेंस बुक्स में से उसके नोट्स बनाओ, प्रीवियस क्वेश्चंस को ट्राई करो। साथ ही साथ मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन शुरू करो, एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन शुरू करो। इस सेमेस्टर के अंदर है उन्हें रेफरेंस बुक से पढ़ना स्टार्ट करो। सो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि बाय द एंड ऑफ सेकंड ईयर और ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर द सब्जेक्ट्स व्हिच आर देयर इन द सेकंड ईयर रिलेटेड टू गेट प्लस मैथमेटिक्स एंड एप्टी, ओके, इसको आप पूरा कर लो कंफर्टेबली फ्रॉम द बुक्स बाय मेकिंग द नोट्स एंड बाय सॉल्विंग ऑल द पीवाईक्यूज। दैट शुड बी अ टारगेट। अगेन, जो भी चीज आपको समझ में नहीं आती है, जैसे मैंने बताया, उसका कोई ना कोई लेक्चर यूट्यूब पे जरूर अवेलेबल होगा, नेपटेल पे जरूर अवेलेबल होगा, या किसी ना किसी फैकल्टी ने उसकी क्लास जरूर ली होगी, तो आप रेफरेंस के लिए उस लेक्चर को भी देख सकते हो। ठीक है, कोई डाउट आता है आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, ये फैसिलिटी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, और इस तरह से आप अपने सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स को प्लस मैथमेटिक्स एप्टी को कर सकते हो। अब जब थर्ड ईयर आपका स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर, तो थर्ड ईयर के अंदर जो सब्जेक्ट्स है उन सब्जेक्ट्स की भी सेम प्रिपरेशन रेफरेंस बुक लेके करना शुरू कर दो। अल्टीमेटली गाइस, गेट एग्जाम बेसिक से बनता है, फंडामेंटल से बनता है, कॉन्सेप्ट्स के थ्रू बनता है। गेट एग्जाम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि पता नहीं क्या पूछेंगे, बहुत बेसिक पूछेंगे, वेरी वेरी फंडामेंटल चीजें पूछेंगे जो शायद हम पढ़ते पढ़ते मिस कर देते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता, हम पढ़ लेते चीजों को बट वो बेसिक चीज मिस कर देते हैं, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, हमें पता नहीं लगता चीजों का। ठीक है ना, लाइक क्रिटिकल हीट ट्रांसफर एग्जांपल देता हूं, हम पढ़ते हैं क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। अब क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन में डेरिवेशन कर लेते हैं, फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, उसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, बट एक्चुअल में इसके पीछे का जो फंडामेंटल है वो हम मिस कर देते हैं कि क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस, जो हमारा रेडियस होता है इनिशियल रेडियस से लेके उस इंसुलेशन रेडियस तक, कंडक्शन रेजिस्टेंस और कन्वेक्शन रेजिस्टेंस में क्या वेरिएशन होती है, एक्चुअल में तो उसी वेरिएशन की वजह से ही वो फ्लक्स मैक्सिमम हो पाता है ना। तो ऐसे बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो मिस कर देते हैं, कई बार चीजें हम ध्यान नहीं रखते। ठीक है, लाइक हीट ट्रांसफर में कन्वेक्शन को हम बिल्कुल उड़ा देते हैं, पढ़ते हैं इसको ध्यान से। ठीक है, कंडक्शन पे ध्यान देते हैं, फिर से हीट एक्सचेंजर पे ध्यान देते हैं, रेडिएशन का आता पता नहीं होता कहाँ है कहाँ नहीं, कंडेंसेशन बॉइलिंग बस एक डेरिवेशन मान के उसको छोड़ देते हैं, उसको कुछ समझते नहीं कि उसके अंदर भी कोई चीजें है। assumptions का सिग्निफिकेंस होता है, डेफिनेशन का सिग्निफिकेंस होता है, फॉर्मूला की डेरिवेशन का सिग्निफिकेंस होता है। ओके, हर चीज हमारे लिए जरूरी है, किसी चीज को छोड़ना नहीं है। गेट के अंदर क्वेश्चन assumptions में से आते हैं, डेफिनेशंस में से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना, डेरिवेशंस के बीच के स्टेप्स में से क्वेश्चन आ जाते हैं,
ओके, कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहते हैं, तो काफी सारी चीजें जब आप गेट के पीवाईक्यू करोगे तो इन पीवाईक्यू को करके आपको पता लगेगा कि किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सपोज फॉर आपने हीट ट्रांसफर में कंडक्शन पढ़ा और कंडक्शन पढ़ने के बाद कंडक्शन की पीवाईक्यू देख लो सारे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने जो पढ़ा और जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें क्या लिंक है, या क्या चीजें आपने मिस कर दी है, और या फिर कौन से कॉन्सेप्ट है जो आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ने चाहिए। सो क्वेश्चंस करके पता लग जाता है, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, एक टॉपिक फिनिश करो, टॉपिक के क्वेश्चंस करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक उसके क्वेश्चंस, नेक्स्ट टॉपिक उसके क्वेश्चंस, लाइक दैट। तो इस तरह से करते आप प्रोसीड कर सकते हो और अपने प्रिपरेशन को काफी अच्छे से कर सकते हो। सो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को बड़ा सिंपल सा मैसेज है, आज से ही 5 सब्जेक्ट चूज कर लो, उनको बुक से पढ़ना शुरू करो, प्लस मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड। 20 जनवरी तक का टारगेट बनाओ, 4 महीने आपके पास है, अच्छे से पढ़ो। आखिरी के 2 वीक्स टेस्ट सीरीज दो और गेट का एग्जाम दो, ट्राई करो 40+ मार्क्स। और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स है वो बस उन्हीं सब्जेक्ट्स को करो जो आपके सेकेंड ईयर के अंदर है और गेट के अंदर है, उनको रेफरेंस बुक से पढ़ना स्टार्ट करो, नोट्स बनाओ, पीवाईक्यू सोल्व करो, मैथमेटिक्स और एप्टी पे ध्यान दो। और जब नेक्स्ट ईयर आप थर्ड ईयर में आओगे तो जो थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स होंगे जो गेट के अंदर है, फिर उनको भी सिमिलर वे से आप पढ़ना शुरू करो। तो एक्चुअल में गेट 23 आते आते आपके काफी सारे सब्जेक्ट्स, मतलब 7-8 सब्जेक्ट्स आपके हो जाएंगे, ठीक है, आराम से हो जाएंगे। सो आपकी प्रोबेबिलिटी गेट में 50+ मार्क्स करने की बन जाएगी बड़े प्यार से, क्योंकि आप प्रिपरेशन भी 1.5 साल से कर रहे हो। तो सेकेंड ईयर वालों की प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट ईयर 50+ की स्कोर करने की है, और इस साल जो थर्ड ईयर में उनकी प्रोबेबिलिटी लगभग 40+ स्कोर करने की तो है। और जब आप इतना स्कोर थर्ड ईयर में कर लोगे ना, 40+ या 50+, तो फोर्थ ईयर में आप अपने दिल से पूछो, आप खुद ही कॉन्फिडेंट फील करोगे कि 70+ तो मैं लेकर ही आऊंगा, बिकॉज कंसिस्टेंट एफर्ट है पिछले 1 साल का या 2 साल का। तो 70+ लाना विल बिकम वेरी इजी, है ना। और फोर्थ ईयर में 70+ टॉप 50 अगर मतलब आप लेकर आते हो तो ऑब्वियसली आपका करियर भी सिक्योर है, कॉलेज का भी अच्छा नाम होगा, अभी बच्चे यहाँ पे गेट का स्कोर लेकर आते हैं, अच्छा रैंक लेकर आते हैं, तो विन विन सिचुएशन है सबके लिए, ठीक है। सो दिस शुड बी द स्ट्रेटेजी ऑफ प्रिपेयरिंग द गेट। और ऑब्वियसली गेट के बाद क्या होता है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है गेट के थ्रू जाने की। ऑब्वियसली अगर आपका गेट में स्कोर आता है, अगर टॉप 500 के अंदर स्कोर रहता है, तो आप काउंसिल भी कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो कि सर क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, विच अपॉर्चुनिटी इज गुड फॉर मी, विच इज बैड फॉर मी। यू कैन ऑलवेज काउंसिल विद मी एज पर योर गेट रैंक की क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, ठीक है। सो गाइस, दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर द गेट। एंड अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, आई डोंट नो कि क्वेश्चन लेना अलाउड है या नहीं, बट अगर कुछ अलाउड है तो आप अपने क्वेश्चंस भी मुझसे पूछ सकते हो। सर प्रोसेस कैलकुलेशन के लिए रेफरेंस बुक कौन सी हो सकती है सर? प्रोसेस कैलकुलेशन के लिए बेस्ट बुक है हेमल ब्लू, और डी क्रस्ट के अंदर हेमल ब्लू को ही रेफर करवाते हैं। मैंने भी अपने टाइम पे जब मैं डी क्रस्ट में था हेमल ब्लू पढ़ी थी, सो दैट इज द बेस्ट बुक। और अगर एक इंडियन राइटर की बुक को रेफर करना चाहते हो साथ में, सो दैट इज केवी नारायणा। सो केवी नारायणा आप रेफर कर सकते हो, इंडियन ऑथर की बुक है, और हेमल ब्लू बुक है फॉर द प्रोसेस कैलकुलेशन, क्वेश्चंस के लिए भी, कॉन्सेप्ट्स के लिए भी, दैट इज द बेस्ट बुक, बेस्ट बुक, वहां से करो आप। मैथमेटिक्स के लिए मुस्तफा, जैसे मैंने बताया कि जो भी बुक आपने अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, लाइक जब मैं डी क्रस्ट में था तो मेरे टाइम पे एनपी वाली और बीएस ग्रेवाल, इन दोनों से फॉलो करवाते थे जो फैकल्टीज थे। सो आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, एनपी वाली, बीएस ग्रेवाल या एचके दास, कोई भी बुक जो आपके पास अवेलेबल है, आप उसे पढ़ सकते हो। 7 मतलब मैंने ये बोला था कि अगर आप थर्ड ईयर में हो, सो चूज दो सब्जेक्ट्स दैट यू हैव ऑलरेडी फिनिश्ड इन द सेकेंड ईयर और दैट यू आर डूइंग इन द थर्ड ईयर। ओके, तो थर्ड ईयर में आप अभी मेरे हिसाब से सीआरई कर रहे हो, मास ट्रांसफर कर रहे हो, केमिकल टेक्नोलॉजी कर रहे हो, हीट ट्रांसफर आई थिंक आप पढ़ चुके हो, फ्लूइड फ्लो आप पढ़ चुके हो, एंड प्रोसेस कैलकुलेशन आप पढ़ चुके हो, मैकेनिकल ऑपरेशन शायद आप पढ़ चुके हो। तो इन्हीं सब्जेक्ट्स में से आप कोई भी 5 सब्जेक्ट चूज कर लो, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड फ्लो, प्रोसेस कैलकुलेशन, मैकेनिकल ऑपरेशन, सीआरई, मास ट्रांसफर और केमिकल टेक्नोलॉजी। इनमें से कोई भी 5 सब्जेक्ट आप चूज कर लो, प्लस मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। सो ये 7 सब्जेक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन होगा, 5 टेक्निकल, 2 नॉन टेक्निकल। और 5 टेक्निकल में वो सब्जेक्ट रखना पहले जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं सेकेंड ईयर में, प्लस फिर वो सब्जेक्ट रखना जो भी थर्ड ईयर में चल रहे हैं। तो 5 टेक्निकल प्लस 2 नॉन टेक्निकल, दैट इज मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड। इनको आप प्रिपेयर करो नेक्स्ट 4 मंथ्स के अंदर।
सर मैंने अभी 4 सब्जेक्ट में थर्ड ईयर में हो गए, मैंने 4 सब्जेक्ट अभी कंप्लीट कर लिए, सीआरई, पीडीई, पीसी और सीटी, और अभी मास ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर आपका चालू है, 25% तक खत्म हो गया है। तो मेरी आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आईपीसी, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड? देखो, आप बता रहे हो कि आपने 3 सब्जेक्ट कर लिए हैं, 3 या 4 सब्जेक्ट आपने कर लिए हैं और एचटीएमटी भी चालू है। So that 4 subjects plus these 2 subjects makes it 6. So ideally you should not do any new subject now for GATE 2022. कोई नया सब्जेक्ट आपको नहीं करना चाहिए। What you should do कि जो 4 सब्जेक्ट आपके हो गए हैं ना, वो आपको लगता है आपके हो गए हैं, बट होना तब तक नहीं होगा जब तक गेट नहीं आ जाता। मतलब you should keep on revising them each and every day. So फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो शेड्यूल है, वो शेड्यूल को इस तरह से मैनेज करो कि डेली बेसिस पे सम टाइम यू आर गिविंग फॉर द रिवीजन ऑफ ओल्ड सब्जेक्ट्स जो आपके हो चुके हैं। आपने बोला सीआरई, पीडीई, सीटी, एमओ, ये शायद आपने सब्जेक्ट्स बोले आपके हो चुके हैं। तो इन सब्जेक्ट्स की रिवीजन के लिए डेली बेसिस पे टाइम अलॉट करो। डेली मतलब डेली, दैट कैन बी 2 आवर, दैट कैन बी 3 आवर, दैट कैन बी 4 आवर, डिपेंडिंग अपॉन कितना टाइम आप दे सकते हो। सो कंप्लीटेड सब्जेक्ट की रिवीजन इज द क्रूशल पार्ट। प्लस जो सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं, अगर आपके 2 सब्जेक्ट अभी एट ए टाइम चल रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि उन 2 को एक करो, एक ही चलाओ एक टाइम पे। 2 एक साथ करने की नीड नहीं है। आप अपने टाइम का जो भी आप टाइम डेली देते हो पढ़ने के लिए, आधा टाइम आप दो कंप्लीटेड सब्जेक्ट की रिवीजन में और आधा टाइम आप दो नया सब्जेक्ट करने में। तो सपोज अभी आपने एमटी ही किया, एचटी ड्रॉप कर दिया थोड़े टाइम के लिए, सो 1 मंथ आपको लगा एमटी पूरा करने में। सो 1 मंथ बाद आपके टोटल कंप्लीटेड सब्जेक्ट हो जाएंगे 5, और वो 4 सब्जेक्ट क्योंकि आप डेली रिवाइज कर रहे थे तो वो भी आपको बिल्कुल फ्रेश है, और साथ में एमटी आपका भी फ्रेश है। तो 5 सब्जेक्ट हो गए। अब इन 5 की रिवीजन करो डेली और फिर हीट ट्रांसफर स्टार्ट कर दो। सो डू नॉट हरी इन फिनिशिंग द सब्जेक्ट्स, रादर देन गिव टाइम फॉर द रिवीजन ऑफ कंप्लीटेड सब्जेक्ट। ठीक है, इकोनॉमिक्स बोलती है हमारे पास 2 चीजें होती है, एक एसेट, एक लायबिलिटी। एसेट जो हमारे लिए वैल्यू रखती है, जो हमें शायद कल को इनकम ला कर देगी। लायबिलिटी जो हमारी जेब से पैसा निकालेगी। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं गेट में, जो प्रिपरेशन के टाइम पे आप कर चुके हो, वो आपकी एसेट्स है, बिकॉज ये वही सब्जेक्ट्स है जो आपको गेट में मार्क्स ला कर देंगे। बट जो सब्जेक्ट्स आपके चल रहे हैं या नहीं हुए हैं, वो फिलहाल के लिए लायबिलिटी है। ठीक है, बिकॉज वो अभी मार्क्स देंगे नहीं, जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तब मार्क्स देंगे। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं, हमारा क्या रूटीन रहता है, हम नया सब्जेक्ट करने पे तो फोकस कर रहे होते हैं, नया करना है, नया करना है, नया करना है, पर जो हो गया उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, एसेट्स को भूल जाते हैं और लायबिलिटी के पीछे भागते रहते हैं। तो ऐसे में होगा क्या, जो एसेट्स आपने बनाई थी वो भी लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि उनको आप भूल जाओगे, है ना। बिकॉज पढ़ाई है ना, पढ़ाई में याद नहीं रहती ज्यादा, तो बार बार रिवीजन करनी पड़ती है, तभी हम उसमें एक्सेल कर पाते हैं। सो अभी आपका जो शेड्यूल होना चाहिए, दैट शुड बी गिव हाफ ऑफ द टाइम टू रिवाइज द कंप्लीटेड सब्जेक्ट, हाफ ऑफ द टाइम फॉर द डूइंग ऑफ न्यू सब्जेक्ट, एंड दैट न्यू सब्जेक्ट शुड बी ओनली 1। ओके, पूरा अक्टूबर लो, उसको कंप्लीट करो, फिर नवंबर लो, आप एक जो सब्जेक्ट आप कर रहे हो उसको कंप्लीट करो। इस तरह से आपके 6 सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे। दिसंबर के महीने में आप मैथमेटिक्स कर सकते हो टू मेक इट 7। जनवरी में आप इन 7 की रिवीजन करो प्लस टेस्ट सीरीज दो। फरवरी में गेट का एग्जाम आप बड़े प्यार से 45-50 मार्क्स गेट में स्कोर कर ले जाओगे। इससे ज्यादा भी मत करो, इतना ही काफी है। इसी को बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो, मास्टर बन जाओ इसके। ठीक है, क्योंकि जितनी बार आप करते हो ना, उतनी बार आप कुछ ना कुछ सीखते हो और आपको चीजें याद रहती है, फ्रेश रहती है माइंड में। सो रिवाइज देम अगेन एंड अगेन एंड। सर जैसे कि आपने बोला कि जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है उसको हमें अभी से स्टार्ट करना चाहिए या फिर दिसंबर या जनवरी में, अगर हम उसकी प्रिपरेशन करें तो? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट को अभी से स्टार्ट करना चाहिए या फिर दिसंबर जनवरी में? देखो, अगर आपने अभी तक गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, ठीक है, नहीं की है, सो आई वुड सजेस्ट कि अभी शुरू में तो टेक्निकल पे ध्यान दो, टेक्निकल करने जरूरी है। ठीक है, आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कम से कम इन 3 महीनों के अंदर आप ज्यादा नहीं तो 3 टेक्निकल सब्जेक्ट तो पूरे कर लो।
ठीक है। फिर जब दिसंबर का टाइम आएगा उस टाइम पे आप मैथमेटिक्स को शुरू कर दो, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है जो आपने बीटेक में फर्स्ट ईयर में पढ़ा है तो उसको करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और इजी है, मतलब कि इट्स नॉट वेरी वेरी कंसेप्चुअल लाइक द टेक्निकल सब्जेक्ट। अगर मैं मास ट्रांसफर की बात करूं, सीआरई की बात करूं, बहुत कंसेप्चुअल है, हर पेज पे कॉन्सेप्ट है, हर पेज पे चीजें हैं जो हमें समझनी है। बट मैथमेटिक्स में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फॉर्मूला देखना है, 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करने हैं और हो गया, इतना ही है। तो अगर आपने बिल्कुल भी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं की तो अभी टेक्निकल पे ध्यान दो। मैथमेटिक्स आप दिसंबर में अटेम्प्ट कर सकते हो, एप्टीट्यूड आप जनवरी में कर सकते हो, ठीक है। कई बार बच्चों के ना ये थिंकिंग होती है कि हमें जल्दी से सिलेबस करना है सो दैट लास्ट के 2 मंथ्स तो हम रिवाइज कर पाए, अपने पास फ्री रख पाए। ये बड़ी रॉन्ग मेंटालिटी है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने जो करना था वो पहले ही फिनिश कर लिया और बाद में अगर आप सोच रहे हो कि अब मैं आराम से पढ़ूंगा क्योंकि मेरे पास पूरा दिन अवेलेबल है, तो कभी पढ़ाई नहीं होती। लेट मी टेल यू स्ट्रेट, कभी पढ़ाई नहीं होगी। इनफैक्ट अगर साथ साथ कुछ ना कुछ चलता रहेगा ना तो एक रूटीन बना रहता है। अगर आपके पास पूरा दिन अवेलेबल है करने के लिए काम तो शायद आप कर भी नहीं पाओगे। बट आपके पास यस, मुझे कॉलेज भी अटेंड करना है, मुझे सेमेस्टर की भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी है, मुझे सब्जेक्ट भी कंप्लीट करना है, मुझे रिवाइज भी करना है, तो आपका पूरा दिन स्ट्रक्चर्ड है कि 3 घंटे आपको यहाँ देने, 3 वहां देने, 3 वहां देने, 3 वहां देने, स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। पूरा दिन अगर अवेलेबल है तो पढ़ाई हो भी नहीं पाती। तो अभी आप नवंबर तक तो क्या करो, टेक्निकल पे ध्यान दो। कम से कम मैं सजेस्ट करूंगा 3 टेक्निकल सब्जेक्ट तो आप पूरे कर लो, और अगर उसमें कोई छोटा सब्जेक्ट है लाइक एमओ है, पीसी है, सीटी है, छोटे सब्जेक्ट्स है, तो फिर 4 नवंबर तक 4, ठीक है। दिसंबर में मैथ करना शुरू करो और दिसंबर तक में मैथ पूरा कर दो। और शुरू के 15 दिन जनवरी के आप क्या करो, एप्टीट्यूड सिर्फ आधा सेक्शन खाली क्वांट पढ़ लो, बिकॉज क्वांट मैथमेटिक्स की तरह होता है। सो वहां पे हमने क्वांट पढ़ लिया। सो 4 आपने टेक्निकल सब्जेक्ट दिसंबर तक फिनिश कर लिए, प्लस मैथ हो गया, प्लस आधा एप्टी हो गया। दैट वुड बी इनफ फॉर यू इन गेट 2023 एटलीस्ट टू क्लियर द कट ऑफ। और अगर आप कट ऑफ भी क्लियर कर देते हो ना इन सिर्फ 6 सब्जेक्ट से, सो दैट विल गिव यू बिग बूस्ट, बिकॉज कट ऑफ क्लियर करने वाले स्टूडेंट सिर्फ 2000 होते हैं। सो 15,000 में से एटलीस्ट आप फील कर पाओगे 13,000 बच्चे आपने बीट कर दिए और आप टॉप 2000 के अंदर आ चुके हो, बिकॉज 2000 बच्चे ही है जो कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं। सो गेटिंग 35 प्लस मार्क्स अगेन इट्स अ बिग थिंग, यू विल बी इन टॉप 2000, और उससे अच्छा स्कोर कर दिया तो फिर तो बहुत अच्छी बात है ना। सो फिलहाल के लिए फोकस ऑन द टेक्निकल पार्ट एटलीस्ट टिल नवंबर। मैथमेटिक्स यू कैन डू इन दिसंबर, प्लस एप्टीट्यूड यू कैन डू इन द फर्स्ट 15 डेज ऑफ जनवरी। और साथ साथ रिवीजन करते रहना, जो भी सब्जेक्ट आप करते रहोगे कंप्लीट, उसकी रिवीजन भी डेली बेसिस पे करते रहना। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा मत करना कि जो सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया अब उसको छोड़ दिया, फिर अगले सब्जेक्ट पर आ गए, फिर उसको कंप्लीट कर लिया उसको छोड़ दिया, छोड़ना मत, ठीक है। अगर कोई सब्जेक्ट कंप्लीट होता है तो डेली फिर उसकी रिवीजन करो, भले 1 घंटा दो बट 2 जरूर। तो उसकी पुराने की रिवीजन करते रहो, नए को प्रिपेयर करते रहो। इस वे से भले कम सिलेबस करो बट अच्छे से करो, बिकॉज अगर अच्छे से करोगे तो मार्क्स लाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सिर्फ सिलेबस करोगे, आता नहीं होगा तो मार्क्स भी नहीं आएंगे, कॉन्फिडेंस लूज होगा। तो भले 7 सब्जेक्ट मत करो, 6 सब्जेक्ट करो, 6 मत करो, सिर्फ 5 करो, बट जो करो अच्छे से करो, सो दैट उन 5 में से भी अगर कुछ आता है गेट में तो आप आराम से मार्क्स लेकर आओ। और ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए बिग बूस्ट होगा, सो दैट नेक्स्ट ईयर जब आप फुल सिलेबस करके जाओगे तो 70 प्लस विल बी केक वॉक, बहुत आसान रहेगा, ठीक है। So that should be the strategy. सर नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए हम प्रीवियस ईयर पर कर सकते हैं, सिर्फ वही बहुत है या फिर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा? देखो मैं नॉन टेक्निकल की फिर से बात करूंगा, मैथमेटिक्स के लिए ऐसा मत करो, ठीक है। इस टेक्निक को बोलते हैं CTQ। CTQ मतलब कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन की जो टेक्निक है वो आप टेक्निकल सब्जेक्ट में बिल्कुल भी अटेम्प्ट मत करना। कभी भी याद रखो, क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होते, हमेशा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं, वहां से कॉन्सेप्ट सीखते हैं और फिर हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपने कॉन्सेप्ट अगर अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया, फंडामेंटल बना लिया, तो फिर आप उससे थाउजेंड्स क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो। इट इज बेटर टू लर्न वन कॉन्सेप्ट एंड सोल्व 1000 क्वेश्चन रादर देन टू सोल्व 1000 क्वेश्चन फर्स्ट एंड बिल्ड वन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स में और मैथमेटिक्स में ऐसा बिल्कुल मत करो,
ठीक है, इट इज नॉट सजेस्टेबल। आप पहले चीजें पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, फॉर्मूले लिखो, प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, फिर पीवाईक्यूज करना। एप्टीट्यूड के लिए आप एप्टीट्यूड करने से पहले एक बार चेक कर लो पीवाईक्यूज करके, 3-4 साल के पीवाईक्यूज कर लो, सारे नहीं। सपोज करो 2012 से लेके 2016 4 साल के आपने पीवाईक्यूज कर लिए सिर्फ एप्टी के पीवाईक्यूज सोल्व करके आप चेक कर लो कि आपको एप्टीट्यूड करने की नीड है भी। बिकॉज होता क्या है ना, जैसे मैंने पहले बताया, एप्टीट्यूड इज नॉट ए सब्जेक्ट, एक्चुअली इट्स ए स्टेट ऑफ माइंड, है ना। ये होता है, मतलब एप्टीट्यूड होता है, अगर नहीं है तो शायद प्रैक्टिस करके बिल्ड करना पड़ेगा, बट अदरवाइज होता है। इंजीनियर्स का तो एप्टीट्यूड माइंड ही है। तो अगर आप पिछले 4-5 साल के पेपर्स करोगे ना, और लेट्स से अगर आप आउट ऑफ 15 8 मार्क्स हर साल लेकर आ रहे हो, 4-5 साल में आपने पेपर किए और 8 नंबर आपके हर बार आ रहे हैं, तो शायद आपको एप्टीट्यूड करने की नीड भी नहीं है, कोई नीड नहीं है। बिकॉज अगर आप 7-8 नंबर हर साल ला रहे हो तो अगले साल भी ले आओगे। बट लेट्स से अगर आपकी बहुत पुअर परफॉर्मेंस है, सिर्फ 2-3 नंबर ही आ रहे हैं, फिर आपको एप्टीट्यूड करने की जरूरत है। फिर आप एप्टीट्यूड को भी एज ए सब्जेक्ट करो। एज ए सब्जेक्ट मतलब उसकी थ्योरी पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, नोट्स बनाओ और फिर पीवाईक्यूज करो। तो एप्टीट्यूड के लिए ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल डू द पीवाईक्यूज, सी वेयर यू आर लाइंग एग्जैक्टली, अपने आप कहां स्टैंड करते हो एप्टीट्यूड के अंदर। बिकॉज एप्टीट्यूड के लिए प्रायर नॉलेज हम सबके पास है, करके पता लग जाएगा कहां स्टैंड करते हो। अगर 7-8 नंबर आ रहे हैं दैट्स गुड, काफी अच्छा है, करने की नीड नहीं है। कम आ रही है तो फिर उसको भी एज ए सब्जेक्ट आपको करना पड़ेगा। बट बाकी किसी सब्जेक्ट के लिए CTQ टेक्निक इज नॉट अलाउड, मत करना ऐसा, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट्स खराब हो जाएंगे, सच में मत करना बिल्कुल भी। फेवरेट 6 आप बताओ कि 7-8 सब्जेक्ट्स कर लिए हैं, 2-3 अभी चल रहे हैं, तो जो भी आपके 6 फेवरेट सब्जेक्ट्स है उनको पकड़ो और बस उनकी रिवीजन करो। आने वाले 4 मंथ्स में उनकी रिवीजन करो, इसके अलावा कुछ भी मत करो, कुछ नया मत करो। उन नोट्स को बार बार पढ़ो, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, उन सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्ट सीरीज दो, सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ। उन 6 सब्जेक्ट्स को ना बेस्ट कर लो, ठीक है। डू नॉट गो इन द गेट विद द फुल सिलेबस, कोई बेनिफिट नहीं होगा, अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, शायद कट ऑफ भी क्वालिफाई नहीं हो पाएगी। बट अगर 6 सब्जेक्ट करके जाओगे तो शायद अच्छे मार्क्स स्कोर कर ले जाओगे। सो पिक आउट 6 फेवरेट सब्जेक्ट्स, है ना, 6 नहीं तो 5 फेवरेट सब्जेक्ट्स प्लस एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स। तो 5 फेवरेट प्लस एप्टी एंड मैथ, इन 7 सब्जेक्ट के साथ आप गेट में जाओ और इतना ही काफी है। इसी में मास्टर बनो पहले, ठीक है। हमें ऐसा लगता है एज ए स्टूडेंट, मेरे को भी लगता था जब मैं स्टूडेंट था कि मैंने अगर एक चीज पढ़ ली ना, मान लो मैंने पढ़ लिया मैकैर्थली मेथड, एक बार मैंने पढ़ लिया, ग्राफ बना दिया, क्वेश्चन सोल्व कर लिया, मतलब मैं मास्टर बन गया। बट ऐसा नहीं होता है, ओके। आपको चीजें और अच्छे से जाननी है। CMO क्या है, कांस्टेंट मोलर ओवरफ्लो क्या है, ये कैसे आता है ना, उसके लिए क्या क्या अजम्पशंस चाहिए होती है, स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट, हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट, कैसे फ्लो रेट्स इक्वल हो जाते हैं, ट्रे पर एग्जैक्टली क्या चल रहा है, काफी सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी है कॉन्सेप्ट के पीछे। तो उनको जब आप बार बार पढ़ते हो ना नोट्स में से, तो आपको चीजें एक्चुअल में समझ आने लगती है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब बार बार ट्राई करते हो तो आपको उनकी एप्लीकेशन समझ में आती है। और टेस्ट सीरीज देने से आपकी प्रैक्टिस होती है, आपको पता लगता है कि आप कहां स्टैंड करते हो एक्चुअली। तो 5 टेक्निकल सब्जेक्ट्स प्लस 2 नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट, इन 7 सब्जेक्ट के साथ आप प्रिपरेशन करो, टेस्ट सीरीज दो और टेस्ट सीरीज में देखो कि आप कितने मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो इन दो 7 सब्जेक्ट्स। इन 7 सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में है उनमें से कितने क्वेश्चन आपके सोल्व हो रहे हैं और कितने नहीं हो रहे, और जो भी इसमें फिर वीक टॉपिक्स आएंगे उनको कंप्लीट करो, उनको अच्छा बनाओ। मतलब फरवरी आते आते ये 7 सब्जेक्ट्स आपके फुल्ली कंप्लीट एंड फुल्ली स्ट्रॉन्ग हो जाने चाहिए, ठीक है। और फिर आप देखना गेट में चमत्कार होगा, आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर ले जाओगे और फिर गेट 2023 में आराम से यू कैन बी द रैंक 1, इट्स क्वाइट पॉसिबल। बट उसके लिए अभी हमें पहली सीढ़ी चढ़नी होगी, एंड दैट इज 5 टेक्निकल प्लस 2 नॉन टेक्निकल एंड एमिंग एट 40 या 45 प्लस इन गेट 2022. So that should be your target. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. I just want to congratulate you for such a, I must say, very elaborative discussion you have done on this particular topic, because many times students ask the same thing to the teachers. Yes. Like
I still say I am the junior most in the department, and I don't have much experience in all these things because I have never given gate. As you said, at your time only 5 students appeared, and at our Yes, time ma'am. only हमें सिर्फ पता होता था कि कुछ गेट होता है, Gate लेकिन होता है। हमने कभी दिया नहीं, है ना? Exactly. हमें नहीं पता कि गेट को क्वालिफाई क्या करना है या क्या पढ़ते हैं, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मतलब मेरे पास बच्चे आते हैं, तो हमारा ये जो मतलब एक मेन द पर्पस बिहाइंड दिस लाइक कि बच्चों को एक एक्चुअल में दे शुड हैव दैट सिनेरियो, पता हो उनको कि एक्चुअल उनके पास नॉलेज हो कि कैसे उनको स्टार्ट करना है या कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो आपने बहुत अच्छे से इस चीज को कवर अप करा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नो कॉलिंग आवर ओन एलुमनाई, तो वो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर, बिकॉज दे फील द सेम वे कि यस इफ ही कैन वी कैन ऑल्सो। Yes. सो ये जो मेन पर्पस था ना कि हमें अच्छा ये लगता है, एंड मोर ओवर दिस इज अ मोमेंट ऑफ प्राउड फॉर द डिपार्टमेंट ऑल्सो, बिकॉज डिलीवरिंग अ लेक्चर, डिलीवरिंग एन एक्सपर्ट टॉक, और मतलब अपने डिपार्टमेंट में जाके व्हेन यू वर वेयर यू वर अ स्टूडेंट, वहां पे एक टॉक डिलीवर करना, यू नो, ये बहुत अच्छा, मतलब हमारे लिए इट इज वेरी सेटिस्फाइंग सीइंग आवर स्टूडेंट्स अचीविंग देयर गोल्स, अचीविंग रीचिंग टू द न्यू हाइट्स। तो मुझे भी ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे, बिकॉज अभी रिसेंटली मी एंड मंजू मैम हैड अ डिस्कशन दैट वी शुड हैव सम एक्सपर्ट टॉक्स बट ओनली फ्रॉम द एलुमनी ऑफ द डिपार्टमेंट। सो बिकॉज उससे बच्चे जो है ना दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, है ना, दूसरे को देख के तो लगता है अच्छा भाई इसका तो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पास आउट था, सो मे बी दैट इज द रीजन कि वो एक अच्छी जगह पे है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो रहता है, बिकॉज फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, कहाँ से हो आप, कहाँ से आपने डिग्री करी है, वो दैट मेक्स यू नो थिंग्स डिफरेंट फॉर यू जब आप आगे जाते हो। तो कई बार ये लगता है स्टूडेंट्स को कि अच्छा हमारा तो डिपार्टमेंट ही ऐसा है, तो हम अगर किसी एलुमनी को बुलाते हैं या वो लेक्चर डिलीवर करते हैं तो उसका बच्चों को फिर ये एक इम्प्रेशन जाता है कि नहीं, इफ वी वर्क हार्ड वी कैन ऑल्सो अचीव एनीथिंग। Exactly. तो ये हमारा मेन पर्पस है इसके पीछे। सो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिकॉज अपने स्टूडेंट्स को देखना ना हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है कि चलो बिल्कुल, शायद बिल्कुल। आप इनको जो भी वेयर दे आर वहां पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का भी है। बहुत बड़ा मैम, बहुत बड़ा। और ये बहुत अच्छे से आपने बच्चों को बताया है किस तरीके से उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए, बिकॉज वी हियर अ कॉमन प्लेस लाइक अ गुड स्टार्ट इज हाफ द वर्क डन। सो इन आई थिंक इन केस ऑफ गेट इट इज नॉट एक्चुअली द गुड स्टार्ट, इट इज द टाइमली स्टार्ट। सो वो बड़ा अच्छा आपने फोकस करा है इस चीज के ऊपर, लाइक दैट दे शुड स्टार्ट स्टडिंग, बिकॉज सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स वो अपने कोर सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। Yes, तो बहुत आई होप कि स्टूडेंट्स को इससे बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक्चुअल में जो गेट को लेके एक टारगेट लेके चल रहे हैं ना, उनके लिए बहुत ही अच्छा था ये लेक्चर। सो थैंक यू सो मच। और इन फ्यूचर Good afternoon, everyone. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all dignitaries assembled here. I would like to thank our chief guest, Mr. Ankul Bansal, who honored this function with his inspirational thoughts and showered with his knowledge. Sir, we are so glad that you could be here to share your insights with us. Your presence and wise words help magnify our scope of knowledge in the best possible ways. All the best for your future endeavors, sir. Thank you, sir. Nextly, I would like to thank our conveyor, Dr. Manju Rani, a coordinator, Dr. Mamta Bhagat, a technical coordinator, Mr. Vishal Vilwas, and at last but not at least, I would like to thank our student coordinator and the students who are attending the event and for making this event a success. Once again, I would like to thank one and all present here. Thank you so much to be present here.